So, hello my dear students, how are you? I hope all you are good and doing fine. So, आप सभी लोगों को पता है हम हमारे योद्धा बैच में सारे बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी चैप्टर हैं उस सारे चैप्टर का लाइन वाइज रिवीजन कर रहे हैं। लाइन वाइज जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपके हर चैप्टर से उसको सॉल्व कर रहे हैं। सेम इस कड़ी में अब तक हम लोगों ने 6 चैप्टर्स को सॉल्व कर चुका है। हमने बिजनेस स्टडीज़ के हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट सारी चैप्टर्स हमारे पिछले 6 चैप्टर्स को सबका हमने रिवीजन किया एंड देन आफ्टर हम लोगों ने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसको सॉल्व किए। आज इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं वो है हमारा डायरेक्टिंग एंड देन हमारा कंट्रोलिंग। इन 2 चैप्टर्स को करने के बाद आपका बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट जो पार्ट है वो एकदम पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारे 4 चैप्टर बचेंगे, वो हमारे बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के पार्ट हैं। 4 चैप्टर्स को हम लोग अगले 2 वीडियो में कवर कर देंगे एंड सेम इसी तरह हमारा बिजनेस स्टडीज़ पूरा हो जाएगा एंड देन आफ्टर हम लोग स्विच करेंगे अकाउंट्स की तरफ। उसके बाद हमारा बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपना अकाउंट्स का पोर्शन को शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डायरेक्टिंग एंड हमारा कंट्रोलिंग। इन 2 चैप्टर्स को आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम लोग रात में इन 2 चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन से मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, जो हमारे डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में, जो हमारे सीयूईटी के एग्जाम में और जो हमारे एलयू के एंट्रेंस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उन सारे एमसीक्यूज को हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो बातें अब एज़ यूजुअल हर वीडियो में मैं यही बात कह रहा हूँ कि बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई। हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट हमारा क्या है, डायरेक्टिंग है एंड हमारा चैप्टर नंबर 8 है जो हमारा कंट्रोलिंग है। तो ठीक है, वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग, हमारा जो चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सो डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग व्हाट दे डू इट विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी और नॉट। यानी कि लोगों को बताना कि क्या काम करना है, फिर देख रेख करना कि वो काम जो मैंने बताया है उनको करने के लिए वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेसिकली डायरेक्टिंग की डिफिनेशन इतनी सी ही है कि डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी और नॉट। तो मतलब वो अपने बेस्ट एबिलिटी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनको काम बताना कि करना क्या है। बेसिकली आपका पूरा डायरेक्टिंग इसी के सराउंडिंग में घूम रहा है। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्टिंग की। यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया है देखिए क्या लिखा है। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट विद टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो बेसिक मतलब यही है आपके डायरेक्टिंग को लेकर के कि लोगों को बताना कि क्या काम करना है, और दस बताने के बाद यही नहीं कि आपका डायरेक्टिंग पूरा हो गया, फिर ये भी देखना है कि आपने जो काम उन्हें बताया है वो बढ़िया ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग के फीचर्स की। तो फीचर्स की देख लेते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, यानी कि डायरेक्टिंग से आपके एक्शन शुरू होता है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ठीक है, आपका परवेसिव है, परवेसिव नेचर का है। परवेसिव नेचर बेसिकली क्या है कि वो हर जगह एप्लीकेबल होता है आपका। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आपका डायरेक्टिंग है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है, यानी कि जो आपका टॉप मैनेजमेंट है, टॉप आपके जो सुपीरियर हैं वही आपको डायरेक्ट करेंगे कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। अब सुपीरियर जो सबॉर्डिनेट रहता है वो तो नहीं ना आपको डायरेक्ट करेगा आपके अपने सुपीरियर को कि ऐसे नहीं काम करना है, ऐसे काम करना है। तो जो आपका सुपीरियर रहेगा वही आपको डायरेक्ट करेगा कि कौन सा काम करना है और कैसे करना है। तो ये कहाँ से फ्लो करता है? टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है आपका डायरेक्टिंग। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट है। डायरेक्टिंग आपका कौन करता है? ह्यूमन एलिमेंट है, तो इस वजह से इसको ह्यूमन एलिमेंट कहा गया है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो डायरेक्टिंग इज द की एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के की एलिमेंट माना गया है किसको? आपके डायरेक्टिंग को। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन आर एस फॉलो। तो जो मेन फंक्शंस है उसको हम लोग लिस्टेड नीचे लिखे हैं, हम लोग मेंशन है, आप लोग रीड करिए बारी बारी। क्या है? इट हेल्प टू इनिशिएट एक्शन, यानी कि एक्शन शुरू करने में मदद करता है। इनिशिएट होता है यानी कि एक्शन शुरू करने में मदद करता है। एक्शन शुरू करता है कौन? आपका डायरेक्टिंग से शुरू होता है। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट, सारे एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। ये एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्टेबिलिटी लाता है और बैलेंस लाता है। कहाँ कौन लाता है? आपका जो डायरेक्टिंग प्रोसेस है वो। हेल्प टू अडॉप्ट चेंज, तो आपका जो
डायरेक्टिंग है वो आपको चेंजेस अडॉप्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। क्या कौन हेल्प करता है? आपका जो डायरेक्टिंग प्रोसेस है, जो आपको डायरेक्ट करता है, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि जो चेंजेस आ रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट करने के लिए। एलिमेंट की बात की जाए, आपके डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट होते हैं, तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। बेसिकली देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। तो अब सबको बारी बारी यहाँ पे उसी को इलेबोरेट किया है कि सुपरविजन में क्या होता है, मोटिवेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, लीडरशिप में क्या होता है। तो हम लोग बारी बारी देखते हैं। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन क्या होता है? इट मीन ओवरसीइंग द एम्प्लॉय एट वर्क और ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग एम्प्लॉय व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। तो सुपरविजन मतलब क्या होता है? सुपर मतलब सबऑर्डिनेट से रिलेटेड है, और विजन मतलब देखना। सबऑर्डिनेट कहाँ रहता है? आपका ऊपर रहता है, ठीक है। तो ऊपर से लोगों को विजन करना, यानी कि देखना कि लोग जो काम कर रहे हैं वो देखना कि सही कर रहे हैं या नहीं, यही होता है आपका सुपरविजन। मतलब सबऑर्डिनेट जब आपने सुपीरियर जब अपने सबऑर्डिनेट को देखता है कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, उनको निरीक्षण करने की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरविजन बोलते हैं। आते हैं दूसरे पॉइंट, मोटिवेशन पे, दूसरे एलिमेंट में। सो इट कैन डिफाइन एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंक्लूडिंग द पीपल टू परफॉर्म देयर to their best ability. Motivation as a psychological term which mean it cannot be forced on employee, it comes automatically from inside the employee. So basically मोटिवेशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन आप लोग घर पे भी देखे होंगे कि जब आप लोग का रिजल्ट खराब होता है या कुछ भी होता है, तो आप लोग के घर वाले आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप इससे बढ़िया कर सकते थे, आप इससे और बढ़िया कर सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप इससे बढ़िया कर सकते हैं। तो जब दूसरों को मोटिवेट करके उनका बढ़िया परफॉर्मेंस दूसरों को एक तरह से साइकोलॉजिकल थॉट दे करके उनका बढ़िया परफॉर्मेंस कराने की जो प्रोसेस रहती है, उसी को हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन किसी को डायरेक्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ मैंने आपको पकड़ा दिया, आपके पास मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन क्या होता है? अंदर से एक थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो जब एक क्या देखिए यहाँ पे लिखा है, साइकोलॉजिकल टर्म विच कैन नॉट बी फोर्स टू एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय पे फोर्स नहीं किया जा सकता, ये अंदर से आता है कि नहीं, मैं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा एंड मैं इस टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जब ये आपका कोई सुपीरियर आपको चीज़ें बताता है, आपको बताता है नहीं नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर टेम्परामेंट है उस चीज़ को करने का, तो ये जब अंदर कोई आपको सुपीरियर आपको ये सारी चीज़ें बताता है, तो आपको अंदर से एक थॉट आता है कि नहीं, हो सकता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं फीचर ऑफ मोटिवेशन की क्या है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है, क्यों दिया जाता है? ताकि आप गोल को अचीव कर सकें। मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग, ये एक इंटरनल फीलिंग होती है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। मोटिवेशन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंड इट चेंज अकॉर्डिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉय। तो मोटिवेशन आपका बदलता रहता है, जैसे जैसे आपकी नीड बदलती जाएगी वैसे वैसे आपका मोटिवेशन बदलता जाएगा। अब बात करते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। इन्होंने बताई थी, आपके मोटिवेशन को डिफाइन किया था काफ़ी अच्छी तरीके से, 4-5 टर्म में इन्होंने आपके मोटिवेशन को डिफाइन किया था। सो अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड नीड एंड वांट ऑफ पीपल इफ ही हैज़ टू मोटिवेट देम। यानी कि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के नीड एंड वांट को समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर वो उसे मोटिवेट करना चाहता है। तो इसको लेके उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी, किस किस चीज़ पे उन्हें काम करना पड़ेगा, किस किस नीड एंड वांट्स पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड रहती है, जिसमें साइकोलॉजिकल नीड में क्या आएगा आपका? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सेफ्टी, टफ मॉनेटरी इंसेंटिव। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके साइकोलॉजिकल नीड का पार्ट होंगी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का क्या पार्ट होगा आपका? जॉब सिक्योरिटी, फ्यूचर, साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये सब आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का पार्ट होगा। फिर आता है आपका सोशल नीड आता है। फिर आपका स्टीम आता है, जिसमें आपका रिस्पेक्ट हो जाएगा। सेटिस्फाई थॉट एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव आएगा, जिससे आपको लोगों को पहचान मिले, आप जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे रिस्पेक्ट मिले, आपसी आप लोग को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। तो इससे क्या होगा? आपके अंदर भी एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हूँ, मुझे भी कुछ समझा जाता है। तो ये स्टीम नीड का पार्ट हो जाएगा आपका। फिर सेल्फ एक्यूमुलेशन नीड आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का पार्ट है। एक इन्होंने
एक ऐसे चेन बनाई थी, इसको हम लोग ट्रायंगल में डिनोट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा साइकोलॉजिकल नीड, फिर आएगा आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के बारे में दूसरे फेज में थे, फिर तीसरे फेज में आपका आ जाएगा सोशल नीड एफिलिएशन, फिर चौथे में स्टीम नीड आएगा, एंड देन आपका पांचवें में कौन सा आ जाएगा, सेल्फ एक्यूमुलेशन नीड। तो ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बताई गई थी कि कौन कौन सी नीड को पहले पूरा करना चाहिए। अब फाइनेंशियल मॉनेटरी इंसेंटिव की बात की जाए तो यहाँ पे अलाउंसेस आ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा, बोनस अगर आ रहा है तो उसको दिया जाएगा। तो ये काफ़ी काफ़ी जो टर्म बताए जा रहे हैं, मोटिवेशन देने के काफ़ी तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं। को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, फिर आपका कमीशन आता है, प्रोडक्टिविटी लिंक इंकेज आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके किस चीज़ का है पार्ट, आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव का पार्ट है, यानी कि मॉनेटरी इंसेंटिव का पार्ट है। बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के, तो स्टेटस दिया जाए, करियर एडवांसमेंट्स दिए जाए, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए, जॉब सिक्योरिटी रहे आपके पास, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन रहे, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, पावर पॉजिटिव अप्रोच बाय मैनेजर रहे, जॉब इनरिचमेंट रहे। तो ये सारे कुछ आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं उसे मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे एक बात आती है लीडरशिप की। लीडरशिप स्टाइल रेफर टू अ लीडर बिहेवियर पैटर्न। लीडरशिप स्टाइल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स एंड द एटमोसफियर प्रिवेलिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एक होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एक होता है फ्रीलांस। तो लीडरशिप क्या होता है, जैसे हम जिस वे में लोगों को लीड करते हैं। तो आपका लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरह का हो सकता है, ऑटोक्रेटिक हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है और फ्रीलांस हो सकता है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जहाँ पे हम सारे डिसीजन जो भी रहता है ऑर्गेनाइजेशन का एक सुपीरियर जो मेन हेड रहता है वो लेता है, बिना किसी से कंसर्न किए, बिना किसी से पूछे वूछे, जो उसे डिसीजन लेना है, जो उसको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो सकता है, वो सारे डिसीजन वो खुद लेता है। तो ये आपका ऑटोक्रेटिक का पार्ट आ जाएगा। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, वो कई लोगों से सलाह लेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कंपनी के हित में हो सकता है, क्या कंपनी के अनहित में होगा। तो वो सारी चीज़ें जब कंसर्न करके लोगों से डिसीजन लेता है तो आपका डेमोक्रेटिक का हो जाएगा पार्ट। और फ्री रेंज में क्या आएगा आपका, कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉय, नो इंटरफेरेंस बाय लीडर, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय इसमें अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है वो डिसीजन ले लेते हैं, वो उनको जो लगता है कि कंपनी के हित में ये रहने वाला है उस तरह के डिसीजन वो खुद लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, वार्तालाप। अपने अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। अपने आइडियाज़ जो आपके मन में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, उसको दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रोसेस रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी एक डिफिनेशन होती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आइडियाज, मैसेजेस, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन। यानी कि कम्युनिकेशन में कितने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, टू पर्सन। ठीक है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक सेंडर रहता है, एक रिसीवर रहता है। सेंडर जो मैसेज को भेजता है, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, एंड देन आफ्टर वो रिस्पॉन्ड करता है उस मैसेज को देख करके। तो इस वजह से कम्युनिकेशन को आपको टू वे प्रोसेस कहा गया है। ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑन ऑफिशियल मैटर्स सच एज असाइनमेंट ऑफ टैक्स, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटिंग अथॉरिटी और सेटिंग अप ऑफ टारगेट ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा। तो जो आपका कम्युनिकेशन ऑफिशियल मैटर पे जो कम्युनिकेशन की जा रही है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्यों 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 हो सकता है, असाइनमेंट ऑफ टास्क, सेटिंग ऑफ टारगेट ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब अगर हम टारगेट सेट कर रहे हैं या आपने मीटिंग बुला रहे हैं कोई, तो इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो कम्युनिकेशन की जाती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकता है, डायगोनल कम्युनिकेशन हो सकता है। ये सब आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट होंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो डायरेक्ट हम किसी से भी बातचीत करते रहते हैं वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे अगर हमको किसी को, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में मेल लिखने वाला, कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है अपने सुपीरियर से तो आप डायरेक्ट मेल लिखेंगे कंपनी में कि हाँ, तो फिर अपने सुपीरियर को सेंड करेंगे। लेकिन अपने आसपास दोस्तों से बात करने, आपके जो काम वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे अगर आपको बात करनी है तो आप उनको तो मेल नहीं ना लिखेंगे। उनके बीच में जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। और जो अपने बॉस से कम्युनिकेट करेंगे या किसी और सुपीरियर से कम्युनिकेट करेंगे तो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा।
कम्युनिकेशन प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया है। सेंडर है वो मैसेज को भेजेगा, इस वीडियो से भेज सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इग्नोर करिए, बस एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस का। अब बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। सिमेट्रिक बैरियर आता है, साइकोलॉजिकल बैरियर आता है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर आता है, पर्सनल बैरियर आता है। ये सब आपके बैरियर हैं किस चीज़ को लेके, आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के लेके। आपको अब एक एक चीज़ों को यहाँ पे इलोबरेट किया है, कौन सी दिक्कतें में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सिमेंटिक बैरियर में क्या क्या आता है, आपके बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हैं, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग है, एक ही सिंबल का डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, फॉल्टी ट्रांजेक्शन है, अनक्लियर कंजम्पशन है, टेक्निकल जार्गन है, बैडली लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग है। तो ये सब आपके सिमेंटिक बैरियर के कॉजेस हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर के क्या क्या कॉजेस हैं, प्री मैट्रिक इवेल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। तो ये सब आपके साइकोलॉजिकल बैरियर के कॉज हैं। आप लोग ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा पार्ट नहीं है, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर का कौन कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी आएगा, रूल एंड रेगुलेशन आएगा, स्टेटस डिफरेंस आएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ आएगा। तो ये सब बैरियर हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के पार्ट हैं, आपके एलिमेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के पार्ट हैं। पर्सनल बैरियर की बात की जाए तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट, ये भी एक बैरियर है आपका। लैक ऑफ इंसेंटिव, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, फियर ऑफ अथॉरिटी। तो ये सारी जो आपके बैरियर हैं ये आपके पर्सनल बैरियर के पार्ट हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, तो ये कैसे इम्प्रूव किया जाता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को, किस तरह से और इफेक्टिव बनाया जा सकता है अपने कम्युनिकेशन को, तो उसके कुछ पॉइंट्स दिए उसको देख लेते हैं। क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ मैसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, proper feedback, communication of the person as well as in future, follow up communication, good listener, open mind and completeness of message। तो यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट बताए गए हैं कि कैसे हम अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप बोले तो इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो एक बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको बता देता हूँ क्या होता है। क्लेरिफाई द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन, क्लेरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। बेसिकली इससे मतलब ये है कि आपको जो बोलना है वो आपके मन में पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमें जाके के पहले उनसे कम्युनिकेट क्या करना है। आपके मन में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हमें जाके एक्चुअल में उनसे क्या बात करनी है, तो आप जाके उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपको पता ही नहीं, आप उनके पास पहुंच गए अपने कुछ भी बकने, तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा बढ़िया से। सो सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। रिसीवर सुनना क्या चाहता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग अगर आप कम्युनिकेट करें तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, दूसरों से कंसल्ट करें कि हमने ये बात करनी है, हमने ये ऐसे ऐसे करना है, तो उससे आपको क्या होगा, थॉट में और क्लियरिटी आएगा कि हाँ हमें एक्चुअल में किस तरह से प्रेजेंट करना है। प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करिए, प्रॉपर टोन्स का यूज़ करिए, कंटेंट ऑफ मैसेज जो रहे वो काफ़ी क्लियर रहे, तो इससे जो सुनने वाला रहेगा उसके मन में भी क्लियरिटी आएगी थॉट्स को लेके कि हाँ एक्चुअल में आप बोलना क्या चाह रहे थे। प्रॉपर फीडबैक लीजिए कि हाँ एक्चुअल में आपको समझ आया या नहीं आया जो मैंने आपको बातें बताई। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, तो आप अपने प्रेजेंट जो सिनेरियो बता रहे हो उस पर भी चर्चा कीजिए, जो फ्यूचर में होने वाला है आपके बाद से जो चीज़ें आप बता रहे हैं उस पर भी अगर आपके पास पॉइंट हो तो आप उसको भी रखिए। उस पर भी ऐसा क्या होगा, इससे जो रिसीवर है उसके मन में और क्लैरिटी आएगी। फॉलो अप कम्युनिकेशन करिए, गुड लिसनर बनिए एंड ओपन माइंडेड रहिए कि अगर बात हो रही है तो ध्यान कान खोल के सुनिए, ऐसा नहीं कि हाँ बात हो रही है आप कहीं और ही लगे हुए हैं। तो इससे क्या आएगा, आप इफेक्टिव ना तो कम्युनिकेटर बन जाएंगे ना लिसनर बन पाएंगे गुड। A good communicator can be a good listener be a can be a good communicator, but a good communicator cannot be a good listener। तो जो अच्छा सुनने वाला है वो अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, तो आपको पहले अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंट्रोलिंग। सो हमारे चैप्टर नंबर 7 यानी कि डायरेक्टिंग में बस उतना ही था। अब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं जो कि है हमारा कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग क्या होता है, बेसिकली कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग मीन कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्लान्ड आउटपुट। जो हमने प्लान किया था और जो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आया है उसमें जो कंपैरिजन करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग।
तो ये क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्लान आउटपुट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डेविएशन एंड टेकिंग करेक्ट मेजर टू स्टॉप सच डेविएशन इन फ्यूचर। सो बेसिकली कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि हमने जो प्लान आउटपुट था एंड जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको देखें कि ये क्यों आ रहा है, और उसको लेके एक करेक्ट मेजर लें ताकि वो वैसा डेविएशन हमारे फ्यूचर में ना आए। ठीक है। टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है और एक आपका होता है ऑपरेशनल कंट्रोल होता है। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की बात की जाए तो नेचर आपका पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कंट्रोलिंग इज परवेसिव है, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेचर सॉरी कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और परवेसिव, ये आपके प्लानिंग के सॉरी मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं सबके नेचर में आएगा। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। तो कंट्रोलिंग जो है आपका बैकवर्ड लुकिंग भी है एंड फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सारे इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, तो सबके इंपॉर्टेंस में आप ये पॉइंट घुसा सकते हैं। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो आपका स्टैंड बन के आया स्टैंडर्ड उसका एक्यूरेसी जज करने में काम आता है। मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, ये भी आप लिख सकते हैं हर में। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है कौन, आपका कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में रिलेशन क्या है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट क्या है। आप टारगेट बनाते हो, फिर आप जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हो। प्लानिंग इज एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक है। जो आप प्लान किए हो उसके हिसाब से आपका आउटपुट आ रहा है, जो आपका आउटपुट आ रहा है फिर आप उसको मेजर कर रहे हो कि जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट भी है एंड इंटरलिंक भी है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो दोनों फ्यूचरिस्टिक भी होते हैं एंड जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको देखते हुए बनाया जाता है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों होते हैं। बात की जाए अगर फोर्थ की, तो प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वेयर कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। तो प्लानिंग में आप प्लान बनाते हो, पर्सपेक्टिव है, एंड कंट्रोलिंग है क्या, आपका इवेल्युएटिंग होगा। इवेल्युएटिंग क्या होता है, जहाँ पे आप चीज़ों को इवेल्युएट करते हो कि हाँ जैसे हमने सोचा था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अब बात की जाए कंट्रोलिंग प्रोसेस की, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप टारगेट को सेट किए रहते हैं, सेटिंग अप ऑफ टारगेट। ठीक है। देन आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई आप उसको मेजर करेंगे। कम फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अपने कंपेयर करेंगे अपने परफॉर्मेंस को अगेंस्ट स्टैंडर्ड। यानी कि स्टैंडर्ड क्या है, जो आपने प्लान रखा था, आपने जो टारगेट सेट किया था, आपने 90% का टारगेट सेट किया था, तो आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है आप उसके बिहाफ पे जज करेंगे कि हाँ मैंने जो क्राइटेरिया अपना रखा था, जो मैंने अपना टारगेट रखा था उसको अचीव किया या नहीं किया। फिर अगर अचीव कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में आपने जो डेविएशन आ रही है उसको एनालाइज करेंगे कि ये डेविएशन क्यों हो रही है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। दोनों में क्या अंतर होता है, पॉजिटिव डेविएशन ये होता है, मान लीजिए आपने अपना टारगेट रखा था 95% का, आपने बोर्ड में स्कोर कर दिया 98%, तो ये 3% आपने ज़्यादा किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, आपने टारगेट रखा था 95%, आपने स्कोर किया 90%, ये आपका नेगेटिव डेविएशन हो गया। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपने अगर रखा था अपना टारगेट 100 यूनिट, आपने प्रोड्यूस किया 120 यूनिट, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एंट्रेंस एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको मार्क कर देता हूँ। ये डेविएशन से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 110% आपका प्लानिंग चैप्टर सॉरी कंट्रोलिंग चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो क्रिटिकल यहाँ पे आपके एनालिसिस फंक्शन डेविएशन में 2 पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सीपीसी एंड फोकस। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, फोकस ऑन की एरिया, जो आपके की एरिया रहते हैं उन्हीं पे बस फोकस करता है। इट डोंट थिंक वेयर यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, MDE, अरेंज शुड बी डिटेक्टेड डिसाइडेड, इग्नोर माइनर डेविएशन, मैनेजर हु वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे नॉट एंड कंट्रोलिंग नथिंग, परमिसिबल लिमिट। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बेसिकली क्या है, जहाँ पे आपको नीड हो वहीं पे जहाँ पे छोटी मोटी डेविएशन आ रही है उसको आप इग्नोर करिए। यानी कि 95% अगर आपने टारगेट रखा था तो 94.3 आ गया, 94.2 आ गया, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिए। क्योंकि क्या होता है, जो मैनेजर हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो एट द लास्ट कुछ नहीं कंट्रोल कर पाता है एंड सारी चीज़ें उसके
रीच से बाहर चली जाती हैं। एंड अगर आपका जो ज़्यादा डेविएशन आ रहा है तो उसके मेजर की तरफ जाइए, उसको कंट्रोल करने की तरफ जाइए। टेकिंग करेक्टिव मेजर, लास्ट स्टेप आपका, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस का। जो आपके डेविएशन आए हैं उसको करेक्ट करने के लिए आप करेक्टिव मेजर लीजिए। एंड फिर आप फीडबैक इन कंट्रोलिंग, तो आपका जो फीडबैक है उसको प्रोवाइड आप दीजिए अपने जो प्लानिंग प्रोसेस था, जो अपने प्लान फॉर्मुलेट कर रहे थे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको। सो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। सो दैट्स ऑल इन दीज चैप्टर्स। आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैंने चार, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैंने आपको चारों चैप्टर बता दिए। पांचों चैप्टर का आपको रिवीजन करा दिया। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, मैनेजमेंट चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। सो आपका जो फर्स्ट हाफ था आपके बिजनेस स्टडीज़ का वो कंप्लीट हो चुका है। आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको एमसीक्यू डेली मिलते जा रहे होंगे। हमारा जब अब दो वीडियो बचा है आपके बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें हम लोग कल के वीडियो में चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 को कवर करेंगे। एंड आगे के वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चैप्टर नंबर 10 हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, चैप्टर 11 हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, चैप्टर 12 हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो आपके कुल मिला के 4 चैप्टर बचे हैं। इट मीन आपके 2 वीडियो और आएंगे बिजनेस स्टडीज़ को लेकर के। एंड आपको एमसीक्यू वीडियो तो डेली मिलती ही जा रही हैं। आपको जो जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, बस आपको क्या करना है, आपको सीरियसली फॉलो करना है, ताकि आपको कोई ऐसा पॉइंट ना छूटे। हम लोग अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई ऐसा पॉइंट ना छूटे जहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन अराइज कर दे और आप क्वेश्चन का आंसर ना कर पाए। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। हमसे सर ने बोला था कि बस आप एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराइए, लेकिन हमने कहा बच्चों को नहीं, उनको जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो भी प्रोवाइड की जाए। इससे क्या होगा, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा वो भी क्लियर कर सकते हैं। बच्चे जहाँ पे उनको डाउट रहेगा वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। जितना हम लोग आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, जितना सारी टीम मेहनत कर रही है, जितना हम लोग आपको, ये जो योद्धा बैच की शुरुआत हुई थी आपके 28 पे, अभी जून चल रहा है, 28 मई से ही शुरुआत हुई थी। हमने कब से कितनी वीडियो अपलोड कर दी, हमने काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर दिया है आप लोग को लेकर के। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने तो 2.5 घंटे की वीडियो बनाई, पूरे चैप्टर का एक एक पॉइंट से, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता था वहाँ वहाँ से एकदम डीप में जा करके आपको सारी चीज़ें समझाई थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने कवर किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा नेशनल इनकम था, इनकम एडीएस चैप्टर था, गवर्नमेंट बजट था आपका, मनी बैंकिंग था, बीओटी था, बीओपी था, काफ़ी चीज़ें उसमें मैंने आपको समझाई। फॉरेन एक्सचेंज था आपका चैप्टर। फिर हमने बात की थी हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसमें भी मैंने आपको जितने चैप्टर, हमारे 12 चैप्टर उसमें भी थे, उसमें भी सारे चैप्टर्स का आपको पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियो प्रोवाइड की। फिर उस पर जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था आधे आधे घंटे का, 45-45 मिनट की जो भी वीडियो हमसे बन पाई, हमने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं। हमने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें बन पा रही थी वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, आपको टारगेट गुरुकुल के चैनल पे, टारगेट गुरुकुल के चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी योद्धा बैच के नाम से, YODHA BATCH योद्धा बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बीकॉम के लिए। बेसिकली उस बीकॉम की सीरीज़ में हमने सारे चीज़ों को कवर किया है, जहाँ जहाँ से आपके अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। आपके एंट्रेंस एग्जाम के पहले सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा। 1 मार्क्स का भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको सीरियसली फॉलो करना है जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन आप सारी चीज़ों को फॉलो करते जाइए, सारी चीज़ों को। चाहे वो कॉन्सेप्ट वीडियो हो आपकी, चाहे वो एमसीक्यू की वीडियो हो, और चाहे अदर वीडियो भी जब आपके एंट्रेंस एग्जाम पास में आएंगी तो भी मैं आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें हम लोग का, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा अकाउंट्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह हमारे इकोनॉमिक्स में 100 क्वेश्चन रहेंगे और बिजनेस में 100 क्वेश्चन रहेंगे। इन वीडियो को अगर आप कर लेंगे तो ये जितने 100 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके एंट्रेंस एग्जाम के 1-2 दिन पहले ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इन 100-300 क्वेश्चन में आपका अगर 100 क्वेश्चन अकाउंट का दिया तो उससे बाहर आपका एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता। वो सारे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सारे 100 क्वेश्चन के अंदर से ही आएंगे। सेम इसी तरह इकोनॉमिक्स का भी बनाऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे सारे उसी चैप्टर से आएंगे। उसी तरह मैं आपके बिजनेस स्टडीज़ का बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं सब उसी 100 क्वेश्चन में से आएंगे। लेकिन अभी नहीं,
जब हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आएगा तब। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी मैं जितनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे-जैसे प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, बस आप उसको सीरियसली फ़ॉलो करिए एंड जो भी चीज़ें आपको डाउट आ रही हैं, वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।